हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पोस्ट पर। राइट। इंट्रोडक्शन। ये स्टैंडर्ड डील करता है उन प्रिंसिपल्स और मेथड से जिसके बेस पर आप रिपेयर और मेंटेनेंस पोस्ट को डिटरमाइन करोगे। साथ ही ये स्टैंडर्ड डील करता है उन प्रिंसिपल्स और मेथड से जिनके बेसिस पर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट को क्लासिफाई, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए आपको जो रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट निकालना है उसका क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट और असाइनमेंट के प्रिंसिपल्स इस स्टैंडर्ड में हम समझेंगे। साथ ही कॉस्ट शीट में आपको कैसे इस पोस्ट को प्रेजेंट और डिस्क्लोज करना है। नाउ मूव टू ऑब्जेक्टिव। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विद रीजनेबल एक्यूरेसी। स्कोप: this standard should be applied to cost elements which require classification, measurement, assignment, presentation and disclosure of repair and maintenance cost including those requiring attestation. Right. अब हम समझ लेते हैं डेफिनेशंस को। मोस्टली डेफिनेशंस हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो स्टैंडर्ड से रिलेटेड है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। Cost of all activities which have the objective of maintaining an asset in a state in which it can perform its required function at intended capacity and efficiency. Means उन सारी एक्टिविटीज की कॉस्ट जिसका ऑब्जेक्टिव है एक एसेट को रिक्वायर्ड फंक्शन करने के कैपेबल बनाना। राइट। आपका जो कोई एसेट है, फॉर एग्जांपल आपकी मशीनरी है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो उसके अंदर आप ऑयलिंग कर रहे हो, ग्रीसिंग कर रहे हो, या हो सकता है वो बैटरी से चलती हो, उसकी बैटरी चेंज करने की जरूरत है, तो उसको करने के बाद क्या होगा, प्रॉपर फंक्शन कर रही है आपकी मशीनरी, तो वो जो कॉस्ट है वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इंक्लूड। आप किस पर्पस के लिए करते हो रिपेयर मेंटेनेंस? रूटीन मेंटेनेंस हो सकती है, हो सकता है आप हर 3 मंथ में अपनी मशीनरी की सर्विस कराते हो, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सेम है दोनों। प्रिवेंटिव मतलब क्या है, कोई भी प्रॉब्लम ना आए उसमें, उससे पहले हम उसको सर्विस करा रहे हैं। जैसे कि आप अपनी व्हीकल को टाइम टाइम पर सर्विस कराते हो, हर 3 मंथ में सर्विस होती है। एक है हमारा प्लान मेंटेनेंस, हो सकता है प्री प्लान तरीके से मेंटेनेंस हो रही है, और हो सकता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। आपके मशीनरी में कोई प्रॉब्लम आ गई तब आप उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे हो। राइट। अब हम चलते हैं आगे प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट पर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट शैल बी द एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी। रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट में सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड होती है जो रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड है। डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं? हम अपनी मशीनरी में जो कोई लुब्रिकेंट या ग्रीस यूज कर रहे हैं रिपेयर करने के लिए, वो स्टोर्स है। और स्पेयर्स क्या है? अगर हम अपने स्पेयर पार्ट को चेंज कर रहे हैं तो वो कंज्यूमेबल स्पेयर्स होते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट कॉस्ट में आता है मैन पावर, इक्विपमेंट यूसेज, यूटिलिटीज एंड अदर आइडेंटिफिएबल रिसोर्सेज कंज्यूम्ड इन सच एक्टिविटी। इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स various repairs and maintenance activities such as manpower, equipment usage and other costs allocable to such activity. अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अगर आप रिपेयर मेंटेनेंस अपनी फैक्ट्री में करा रहे हो सकता है आपकी फैक्ट्री में एक अलग से डिपार्टमेंट बना हो रिपेयर मेंटेनेंस का, जहां पर सारी असेट्स की रिपेयर मेंटेनेंस होती हो।
अगर वहां पर आप अपनी इन हाउस रिपेयर मेंटेनेंस कराते हो तो उसमें कॉस्ट इंक्लूड होगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयर्स, मैन पावर, इक्विपमेंट यूसेज, यूटिलिटीज एंड अदर रिसोर्सेज यूज्ड इन सच एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रिपेयर मेंटेनेंस आपके फैक्ट्री में हो रही है लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बाहर से आ रहा है करने के लिए, तो इस केस में कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा, जो आप आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहे हो और सारी कॉस्ट जो अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में ऐड करी थी। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। यहाँ पे क्या है, आप कॉन्ट्रैक्टर भी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए बाहर से ला रहे हो और रिपेयर मेंटेनेंस भी बाहर ही कॉन्ट्रैक्टर के एंटरप्राइज में हो रही है। तो इस केस में रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट हम एग्रीड प्राइस पर लेंगे या फिर इनवॉइस प्राइस पर लेंगे, इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल देयर टू नेट ऑफ डिस्काउंट। रेट डिस्काउंट को माइनस करेंगे लेकिन कैश डिस्काउंट को नहीं करेंगे, और टैक्सेस ड्यूटीज रिफंडेबल क्रेडिटेड है उनको हम एडजस्ट कर लेंगे। दिस कॉस्ट शैल ऑल्सो इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ अदर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। राइट, cost of repair and maintenance jobs carried out by outside contractor shall include charges made by the contractor and cost of own material। रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आउटसाइड कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है तो उसके अंदर क्या आएंगे, जो भी चार्जेस कॉन्ट्रैक्टर पे कर रहा है, कोई मटेरियल के हो गए या कुछ लुब्रिकेंट चेंज हुआ है, स्पेयर पार्ट चेंज हुए हैं, मैन पावर को जो सैलरी मिली है या कोई इक्विपमेंट यूज हुआ है, यूटिलिटी जैसे कि आपका पावर है, बिजली इस्तेमाल हो रही है रिपेयर मेंटेनेंस में, तो वो सारी कॉस्ट आएगी। यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा कि रिपेयर मेंटेनेंस आप कितने तरीकों से करा सकते हो, या तो आप खुद ही कर रहे हो अपनी फैक्ट्री में, या फिर बाहर से आप कॉन्ट्रैक्टर को अपनी फैक्ट्री में बुला रहे हो, या फिर हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर भी बाहर का है और बाहर ही रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं ईच टाइप ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस शैल बी ट्रीटेड एज अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी इफ मटेरियल एंड आइडेंटिफिएबल। हर एक टाइप के रिपेयर मेंटेनेंस को आप अलग एक्टिविटी लोगे, जैसे कि रूटीन मेंटेनेंस है तो उसकी कॉस्ट अलग डिटरमाइन होगी, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है उसकी कॉस्ट अलग होगी। इसी तरीके से हर एक एसेट के लिए आप रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट अलग से मेजर करोगे। राइट, अब आगे समझते हैं हम कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स रिप्लेस्ड व्हिच डू नॉट एनहांस द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance shall be included under repair and maintenance cost। अगर आपने कोई स्पेयर पार्ट रिप्लेस करा है लेकिन उससे इकोनॉमिक वैल्यू नहीं बढ़ रही है प्रोडक्ट, राइट, फॉर एग्जांपल आपके एसेट की यूजफुल लाइफ 10 इयर्स और रिपेयर करने से उसकी यूजफुल लाइफ पे 10 इयर्स रहती है, तो वो कॉस्ट आपकी रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट बनेगी। राइट, आपकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, अगर इंक्रीज नहीं हो रही लाइफ तभी रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है हाई वैल्यू स्पेयर के केस में हम क्या करेंगे, अगर स्पेयर पार्ट जो चेंज कर रहे हैं वो हाई वैल्यू का है, करोड़ में लैक्स में है, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर आपका नया स्पेयर 1 करोड़ का है और एग्जिस्टिंग स्पेयर की वैल्यू इसको रिपेयर करने के बाद 20 लाख बचती है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो माना जाएगा कि वो रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट है। राइट, नया स्पेयर आपने 1 करोड़ का लगाया और आपके मशीनरी की वैल्यू 20 लाख आ रही है, तो बाकी कहाँ गया, वो रिपेयर मेंटेनेंस में खर्च हो गया। ठीक है, the cost of major overhaul shall be amortized on a rational basis। फाइनेंस कॉस्ट रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है। इसी तरीके से इम्प्यूटेड कॉस्ट जो आपकी नॉशनल कॉस्ट होती है वो भी रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। अगर कोई प्राइस वेरिएंस होता है रिपेयर मेंटेनेंस में, स्टैंडर्ड कॉस्ट से अगर आप कंपेयर करके निकालते हो और वो नॉर्मल रीजन की वजह से है तो रिपेयर मेंटेनेंस का पार्ट है, अगर अब नॉर्मल रीजन है तो उसका पार्ट नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई सब्सिडी ग्रांट इंसेंटिव मिला है आपको रिपेयर मेंटेनेंस के लिए तो उतने अमाउंट से इस कॉस्ट को हम कम कर देंगे।
अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट हुई है एबनॉर्मल सर्कमस्टांसिस की वजह से, तो वो रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। अगर आपने रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए कोई फाइन, पेनल्टी, डैमेजेस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या फिर किसी थर्ड पार्टी को पे करे हैं, तो रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं होती है। अगर कोई क्रेडिट रिकवरी हुई है रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर, तो उतने अमाउंट से हम रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट को डिडक्ट कर देंगे, कम कर देंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को चेंज करने की जरूरत है रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट निकालने के लिए, तो तभी प्रिंसिपल चेंज होगा अगर इसकी इजाजत कानून देता है, या फिर ऐसा करने से हमारी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कॉस्ट स्टेटमेंट में ज्यादा अप्रोप्रिएट कुछ होंगे, राइट। अब हमारा मेजर पॉइंट आता है असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की असाइनमेंट कैसे होगी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर। अगर डायरेक्टली ट्रेसेबल है रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर, तो डायरेक्टली असाइन कर देंगे इकोनॉमिकली फिजिबल वे में। अगर डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है तो दो प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट देखेंगे। कॉज क्या हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकता है, एक्टिविटी, ऑपरेशन हो सकता है, और इफेक्ट क्या होगा, कॉस्ट इनकर हो जाएगी, राइट ना। नेक्स्ट है बेनिफिट रिसीव। ओवरहेड आर टू बी अपॉर्शन्ड टू द वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट रिसीव्ड बाय देम। कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर आप उस प्रोपोर्शन में लगाओगे जितना उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट से बेनिफिट रिसीव हो रहा है। अगर रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट शेयर करी है बहुत सारे कॉस्ट ऑब्जेक्ट ने, तो उसकी मेजरमेंट होगी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड की तरह, राइट, जैसा उसमें बताया गया। अब समझ लेते हैं प्रेजेंटेशन। रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट को आप कॉस्ट शीट में एक अलग से सेपरेट हेड में दिखाओगे, और हर एक एसेट के लिए अलग से रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट शो करनी होगी। इसी तरीके से हर एक एक्टिविटी की भी कॉस्ट अलग दिखानी होगी। अब समझते हैं डिस्क्लोजर को। कॉस्ट स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोज करना है। द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट, किस बेसिस पर आपने कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसी तरीके से अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्लाई हुई थी तो प्राइस और यूसेज वेरिएंस है, तो वो आपको डिस्क्लोज करना होगा। रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी इन हाउस हुई है, कितनी आउटसोर्स की गई है, इनको सेपरेटली दिखाना है। कॉस्ट ऑफ मेजर ओवरहॉल, asset category wise and the basis of amortization. रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पेड टू रिलेटेड पार्टीज, अगर रिलेटेड पार्टी को पे करा है या फिर फॉरेन करेंसी में की गई है, या रिपेयर मेंटेनेंस को लेकर कोई सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव या क्रेडिट रिकवरी हुई है, वो डिस्क्लोज करनी है। कोई एबनॉर्मल पोर्शन है, मींस एबनॉर्मल रीजन की वजह से रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट इनकर हुई है, तो वो बात आपको डिस्क्लोज करनी होगी। इसी तरीके से पेनल्टी, डैमेजेस पे करे गए हैं, तो उस अमाउंट को आपको शो करना है। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर, सिर्फ उन्हीं आइटम्स का करना है जो कि मटेरियल हैं, सिग्निफिकेंट और क्वांटिफिएबल, जिनको आप डायरेक्ट मॉनेटरी टर्म्स में डिस्क्लोज कर सकते हो। डिस्क्लोजर कॉस्ट स्टेटमेंट में किया जा सकता है, या फिर फुटनोट में, या फिर सेपरेट शेड्यूल बनाकर। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 यहाँ पर एंड हो गया। आई होप आपको अच्छे से स्टैंडर्ड समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक यू, टेक केयर।